नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया डेली न्यूज स्पॉटलाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं उनको पढ़ने के साथ साथ उन न्यूज के स्टैटिक पोर्शन को भी हम कवर करेंगे। चलिए जानते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के बारे में। कल वरायन पहाड़ियों की पहली आदिवासी लड़की ने आईआईटी में दाखिला लेकर अभी इतिहास रच दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में खनन गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। पवई झील को बचाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला बीएमसी की फीस के कारण उसको रद्द करना पड़ा। दवाइयों के प्रति बैक्टीरिया की बढ़ती प्रतिरोधकता के बीच में दुनिया एक बार फिर बैक्टीरियोफेज की ओर उम्मीद देख रही है। चलिए विस्तार से जानते हैं सभी खबरों के बारे में। पहली खबर कल वरायन पहाड़ियों से संबंधित है। दरअसल हाल ही में पहली बार कल वरायन पहाड़ियों की एक आदिवासी समुदाय की लड़की को आईआईटी में प्रवेश मिला। कल वरायन पहाड़ियों के बारे में जानते हैं तो ये जो पहाड़ियां हैं तमिलनाडु के पूर्वी घाट की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ये पचेमलाई, जावदी और शेवरॉय इन पहाड़ियों के साथ मिलकर दक्षिण में कावेरी नदी घाटी को, उत्तर में पलार नदी घाटी से अलग करती हैं। ये पहाड़ियां 2000 फीट से 3000 फीट की ऊंचाई तक फैली हैं और 1095 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई हैं। ये पहाड़ियां तमिलनाडु के कई जिलों में फैली हुई हैं और सेलम जिले से उत्तर पूर्व दिशा में जाती हैं। कलरायन पहाड़ियों को दो हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी हिस्सा जिसे छोटा चिन्ना कलरायन और दक्षिणी हिस्सा बड़ा जिसे पेरिया या फिर कलरायन ये कहलाता है। चिन्ना कलरायन की औसत ऊंचाई 2700 फीट है जबकि पेरिया कलरायन की औसत ऊंचाई 4000 फीट है। यहाँ घास के जंगल, पर्णपाती वन और शोला जंगल इन पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ दो झरने मेगम और पेरियार फॉल्स, ये एक सुंदर बॉटनिकल पार्क, कई मंदिर और वनों का क्षेत्र हमें यहाँ पर मिलता है। गोमुखी डैम कलवरायन पहाड़ियां हैं, इनके तलहटी में स्थित है। ये पहाड़ियां मालयन जनजाति जैसे आदिवासी लोगों का घर हैं। चलिए अगली खबर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से संबंधित है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में सभी खनन गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसका नाम इसके अंदर स्थित एक रणथंभौर किले, ये दरअसल एक विश्व धरोहर स्थल भी है, इसके नाम पर जो है पड़ा है। ये रिजर्व विंध्याचल और अरावली जो पर्वतमालाएं हैं उनसे घिरा हुआ है। ये इलाका पहले जयपुर के महाराजाओं का शिकार स्थल था। ये उत्तरी भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है और लगभग 1411 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है उनमें पहाड़, झीलें, नदियाँ, पुराने किले और मस्जिदें शामिल हैं। ये उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा है। यहाँ पदम तालाब, राजबाग तालाब और मल्लिक तालाब झीलें पाई जाती हैं। यहाँ शुष्क पर्णपाती वन और घास के खुले मैदान जैसी अन्य जो वनस्पतियां हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। फ्लोरा यानी कि वनस्पति के बारे में बात करें तो ढोक पेड़ घास के मैदानों के फैले हुए और अन्य पेड़ जैसे बबूल, कैपारेस, जिजीफिस, प्रोसेपस, ये सारी चीजें मिलती हैं। जीव जंतुओं में तेंदुआ, जंगली बिल्ली, सांबर, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर, ऐसी चीजें मिलती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक शानदार इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है सबसे शानदार ऑफर। आप केवल 19,999 रुपये में अनअकैडमी की जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उनको आप ले सकते हैं, जिसमें आपको अनअकैडमी के नहीं पूरे हिंदुस्तान के टॉप एडुकेटर्स आपकी तैयारी में आपकी सहायता करते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर आप अनअकैडमी के सभी बैचेस को अनलॉक कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएस वो भी प्रीलिम्स का, मेंस का, सीसेट, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा ये सभी ऑफर हैं, ये सभी ऑफर सीमित समय तक हैं और अभी जो सारे 2026 और 27 तक के बैचेस थे ये सारे के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ध्यान रखिएगा शुभ50 SHUBH50 इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें। अगली खबर पवई झील से संबंधित है। हाल ही में स्थानीय निवासियों और साथ ही साथ प्रकृति प्रेमियों के द्वारा आयोजित सेव पवई लेक ये श्रृंखला को रद्द कर दिया क्योंकि बीएमसी ने झील के किनारे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 11,000 का शुल्क मांगा। अब जानते हैं पवई झील के बारे में। तो ये एक कृत्रिम झील है जो मुंबई महाराष्ट्र के उत्तर उपनगर में स्थित है। दरअसल इस झील को 1890 में ब्रिटिशरों द्वारा दो छोटी पहाड़ियों के बीच में लगभग 10 मीटर ऊंचाई वाले दो बांध बना के बनाया गया था ताकि बॉम्बे को जल आपूर्ति दी जा सके। झील के दक्षिणी छोर पर दिखने वाली पहाड़ियां पश्चिमी घाट की सबसे नीची ढलानें हैं। झील का जल ग्रहण क्षेत्र 6.6 वर्ग किलोमीटर है और इसकी गहराई 3 से 12 मीटर तक होती है। पवई झील के पास दो प्रसिद्ध संस्थान हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। झील पवई बर्ड सेंचुरी से घिरी हुई है। ये कई पक्षियों के लिए विश्राम, भोजन और प्रजनन का स्थान भी है। यहाँ दुर्लभ और विशिष्ट पक्षी पाए जाते हैं जैसे वाटरकॉक्स, फिजेंट टेल्ड जेकना, स्टेली लेक क्रैक, रूडी ब्रेस्टेड क्रैक और वुली नेक्ड स्टॉक, कैस्पियन टर्न और पेरेग्रीन फॉल्कन। अगली खबर बैक्टीरियोफेज से संबंधित है। दरअसल AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, इसके कारण दुनिया बैक्टीरियोफेज पर दोबारा ध्यान दे रही है और कई देशों में इस पर शोध हो रहा है। जानते हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो बैक्टीरियोफेज अच्छे वायरस होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया को मारते हैं।
ये हमारे चारों ओर होते हैं, यानी कि पानी, मिट्टी, हमारे पेट, त्वचा आदि में। पृथ्वी पर बैक्टीरिया की तुलना में जो हमारे बैक्टीरियोफेजेज हैं लगभग 10 गुना ज़्यादा हैं। एंटीबायोटिक कई बैक्टीरिया को मार सकते हैं, लेकिन फेज आमतौर पर केवल कुछ विशेष बैक्टीरिया हैं उनको ही मारते हैं। हर फेज में एक न्यूक्लिक एसिड है, वो होता है, यानी कि जो अणु है, न्यूक्लिक एसिड का अणु है वो होता है, जो प्रोटीन के खोल से घिरा होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए में से कोई एक हो सकता है और ये एकल या फिर द्विस्तरीय हो सकता है। इसके उपचार की 2 प्रमुख विधियां हैं। बैक्टीरिया को संक्रमित ऊतक से अलग करके जांचना कि कौन सा फेज उस पर असरदार है, फिर उसे लैब में बढ़ाकर मरीज को देना। ये फेज या तो स्वयं के फेज बैंक से लिए जाते हैं या फिर गंभीर मामलों में दुनिया के अन्य फेज बैंक हैं उनसे मंगवाए जाते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड फेज इन्हें लैब में संशोधित किया गया होता है ताकि ये ज्यादा प्रकार के बैक्टीरिया को मार सकें। फेज का उपयोग जलने की चोट, पैर के घाव, पेट, फेफड़े, मूत्र संक्रमण आदि इन सभी चीजों में किया जाता है। अब अगली खबर हमारी ड्रम वेब ऐप से संबंधित है। दरअसल हाल में आईआईटी खड़गपुर इसके एक प्रोफेसर और छात्रों ने डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी कि ड्रम वेब ऐप इसको बनाया है। अब जानते हैं ड्रम वेब ऐप के बारे में। तो ये दरअसल एक गूगल मैप जैसा है, लेकिन इसमें वायु गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता के अनुसार आपको रूट चुनने की सुविधा मिलेगी। ये 5 रास्तों के विकल्प देता है, सबसे छोटा, सबसे तेज, सबसे कम प्रदूषण वाला, सबसे कम ऊर्जा खपत वाला, इन सभी का संयोजन यानी कि एक सुझावित मार्ग भी देता है। ये ऐप उस समय का लाइव प्रदूषण और ट्रैफिक डेटा लेता है जब कोई यूजर रास्ता डालता है। ये ग्राफ ओपर नामक जो जावा आधारित लाइब्रेरी है उसका उपयोग करता है और मैप बॉक्स से लाइव ट्रैफिक डेटा प्राप्त करता है। इसमें सीपीसीबी और वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका भी प्रयोग हुआ है। जहां सीधे सेंसर नहीं है वहां अनुमान लगाने के लिए सेगमेंट वॉर विधि इसका प्रयोग किया गया है। दिल्ली के पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में ऐप का परीक्षण किया गया है। परिणाम ये दिखाते हैं कि छोटा या फिर तेज रास्ता प्रदूषित क्षेत्रों से होकर जाता है और इससे लाभ नहीं मिलता। चलिए अगली खबर हम बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा की ओर से। सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री 9 जून को दरअसल पुदुचेरी विधानसभा में नेवा ऐप का उद्घाटन करेंगे। अब जानते हैं नेवा के बारे में। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भारत की विधानसभाओं को पेपरलेस बनाना और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इसका उद्देश्य ये है कि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल या फिर जो कार्य है वो कागज रहित तरीके से यानी कि पेपरलेस हो सके, सभी को एक मंच पर लाया जाए, यानी कि एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन। ये संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई एक परियोजना है। अब तक 28 विधानसभाओं ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और 18 पूरी तरह से डिजिटल वो बन चुकी हैं। बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो ये सदस्य केंद्रित और उपयोगकर्ता अनुकूल प्लेटफॉर्म है। यहाँ सभी सदस्य मोबाइल या फिर टैबलेट से कार्यों की जानकारी देख सकते हैं। मंत्रालय और विभाग डिजिटल तरीके से संचालन कर सकते हैं। इससे मेघराज नेशनल क्लाउड इस पर इसे होस्ट किया गया है। भाषणी और मेती ये एक साझेदार करके इनकी एक साझेदारी के माध्यम से ये ऐप रियल टाइम अनुवाद सेवाएं भी प्रदान करता है। अब अगली खबर है हमारी ब्रिक्स संसदीय मंच यानी कि ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम से संबंधित। हाल ही में ब्राजील के ब्राजीलिया में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच है वो संपन्न हुआ। जानते हैं इस मंच के बारे में। ये ब्रिक्स सदस्य देशों की संसदों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है। अब इसमें भारत, ब्राजील, रूस, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, यूएई, मिस्र, इथोपिया और इंडोनेशिया ये सभी देश शामिल हैं। पहला मंच 8 जून 2015 को रूस की अध्यक्षता में मॉस्को में हुआ था और भारत ने अक्टूबर 2016 में इसकी मेजबानी करी थी। हर वर्ष एक नया सदस्य इसकी अध्यक्षता करता है। भारत को 12वें वित्त संसदीय मंच 2026 इसकी अध्यक्षता भी सौंपी गई है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये नाम 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ नील के द्वारा दिया गया था। तब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। इसका उद्देश्य विकसित देशों के राजनीतिक आर्थिक दबदबे को चुनौती देना था। इसमें नए सदस्य 2024-25 में सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, यूएई, मिस्र और 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया इसमें शामिल हुआ। चलिए अब रुक करते हैं अंतिम खबर की, जो कि राजा भभूत सिंह से संबंधित है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 19वीं सदी के आदिवासी नायक राजा भभूत सिंह के सम्मान में विशेष कैबिनेट बैठक की और साथ ही साथ पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नाम उनके नाम पर रखा। राजा भभूत सिंह हर्राकोट रायखेड़ी शाखा के ठाकुर अजीत सिंह के वंशज थे। उनके दादा ठाकुर मोहन सिंह ने 1819-20 में नागपुर के पेशवा अप्पा साहब भोसले का साथ दिया था। वे गोंड जनजाति के एक प्रमुख राजा थे जिनका राज्य जबलपुर और सतपुड़ा इनकी पहाड़ियों तक फैला हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके समय पर उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा हुआ था। उन्होंने सतपुड़ा के जंगलों और साथ ही साथ पहाड़ियों की जानकारी का उपयोग करके लगातार ब्रिटिश सेना को चकमा दिया।
वे स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे उनके भी काफी करीबी सहयोगी थे। 1860 तक उन्होंने ब्रिटिशों को परेशान किया, जब तक उन्हें पकड़ने के लिए मद्रास इन्फेंट्री नहीं भेजी गई थी। बाद में ब्रिटिशों ने फिर उनको फांसी दे दी और साथ ही साथ कोरकू लोक कथाओं में उनकी स्मृति आज भी जीवित है। उन्हें नर्मदांचल का शिवाजी भी उनको बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न के बारे में। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और इसका नाम एक किले के नाम पर रखा गया। कथन 2, ये टाइगर रिजर्व सतपुड़ा और पूर्वी घाट की पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन दोनों सही हैं और ऑप्शन डी दोनों कथन गलत हैं।